आप सबका स्वागत है हमारे शो वड़ा पाव मंडे में, जहाँ पे हम सारी दुनिया की चुगलियां करते हैं। और जो बात हम करने जा रहे हैं वो एक चुगली नहीं है, बल्कि एक बहुत दुखद घटना है जो हमारे नेशनल कैपिटल में हुई। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली ब्लास्ट की। हमारे एजेंसीज और गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया कि एक टेररिस्ट अटैक है, और इस मैटर पे जो लोग बहुत ज्यादा होशियार इंटेलेक्चुअल है, जिनको लगता है कि ये जो ब्लास्ट है, ये जो अटैक है, ये गवर्नमेंट ने किया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहे थे। भाई कौन इतना पागल हो सकता है कि कोई खुद के नेशनल कैपिटल में ब्लास्ट या अटैक करा के खुद की गवर्नमेंट का नाम इतना खराब करके लेगा। क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को और बिहार के इलेक्शन खत्म हुए 11 नवंबर को। एक दिन में कुछ ऐसा बदलाव नहीं आने वाला था जिससे गवर्नमेंट को इससे करके फायदा होता, और वो भी नेशनल कैपिटल में। और इन सब चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए हमारे देश की सीक्रेट सर्विसेज का, क्योंकि जो उन्होंने हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल और गुजरात में ऐसे लोग जो ऐसी ब्लास्ट या कुछ ऐसी साजिश कर रहे थे टेररिस्ट अटैक की, ये होने से उन्होंने रोक दिया। और हमारे एजेंसी ने इन लोगों से 3 टन आरडीएक्स जब्त किया है। 3 टन समझते हो मतलब कितना होता है? 3000 किलो। मतलब उससे आधे से ज़्यादा शहर आराम से उड़ाया जा सकता था। और अगर हमारी एजेंसी नहीं होती तो ये लोग कामयाब हो जाते उनके मिशन में। ये सब देखते ही मुझे एक सीरीज का डायलॉग याद आता है कि हमारे एजेंसीज को हर बार जीतना पड़ता है, पर टेररिस्ट को बस एक बार जीतना पड़ता है। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि ये बिहार इलेक्शन की वजह से हुआ है, भाई यार तुम लोग थोड़ा ब्रेक लो और इसे एज अ पॉलिटिकल स्टैंड मत देखो, एक नेशनल थ्रेट के साइड से देखो। क्योंकि बिहार इलेक्शन में इस चीज़ की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो बिहार है और बिहार में जो होना है वो होके ही रहेगा। यहाँ पे धुआं कुछ ज़्यादा है क्या? जी नहीं, हम दिल्ली में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का AQI इतना है। पर अगर हम बात करें दिल्ली के AQI की, वो तो 1000 के ऊपर जा चुका है। 1000 के ऊपर का नंबर किसी को पता ही नहीं, क्योंकि उसकी रीडिंग ही नहीं होती है। पर अगर आप बोलोगे कि दिल्ली गवर्नमेंट AQI कम करने के लिए क्या कर रही है, तो जी, दिल्ली की गवर्नमेंट AQI कम करने के लिए काम ज़रूर कर रही है। अगर आपको पता है तो दिल्ली की गवर्नमेंट कर रही है कि जो AQI सेंटर से रीडिंग, वहाँ से रीडिंग आती है, उसके सामने पानी छिड़क रही है, जिसके AQI की रीडिंग और कम आ जाए। और कुछ रील्स में तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों के घर पे जो एयर प्यूरीफायर है ना, उस पर बस 500 की रीडिंग आ रही है, क्योंकि एयर प्यूरीफायर 500 के ऊपर की रीडिंग ले ही नहीं सकता, उसके लिए बना ही नहीं है। एयर प्यूरीफायर की हम बात करें तो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ में भारत से जुगा रुक कोई देश नहीं है, क्योंकि जो लोगों को एयर प्यूरीफायर नहीं लेना है, वो लोग अपना एयर प्यूरीफायर घर पे तैयार कर रहे हैं। वो बनाना में ईजी है। एयर प्यूरीफायर का जो फिल्टर होता है बस वो खरीदना है और उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन रख के देना है। तो ये दूसरा एयर प्यूरीफायर का काम है भी क्या? 2-3 हज़ार में आपका एयर प्यूरीफायर बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हम सीरियसली बात करें तो ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अनरिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन, और इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है स्टेबल बर्निंग, जो पंजाब, हरियाणा और यूपी में होता है। ये मेनली सर्दियों में होता है, जब किसान अपनी फसल निकाल देते हैं और जो फसल निकलने के बाद जो रॉ मटेरियल पीछे छूट जाता है उसको किसान जला देते हैं, और इसका पूरा धुआं दिल्ली में चल जाता है, और इससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन और बढ़ता है। पर कुछ भी कहो, दिल्ली के लोगों को मानना तो पड़ेगा। भाई तुम कैसे जीते हो यार वहाँ पे? तुम लोग कुछ भी कहो, पर बिहार का इलेक्शन देख के एक गाना तो जरूर याद आता है। जिया हो बिहार के लाला। क्योंकि ये बिहार का इलेक्शन कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, ना खुद प्रशांत किशोर भी। और नीतीश जी वापस बिहार के CM बनेंगे। और जो बंदा बिहार के डेवलपमेंट की, एजुकेशन की और इसकी बातें कर रहा था, आपको पता है उसको कितने सीट्स मिले बिहार में? 0। रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आपको यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जॉब का चंदा काट रहे हो। हम प्लीज अब इसको है ना वोट चोरी मत बोलना। अगर आपको इसको वोट चोरी बनना है तो रूल के हिसाब से जाओ। अभी 45 डेज इलेक्शन को नहीं हुए, तो आप इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हो कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें इस चीज़ में, इस इलेक्शन में वोट चोरी का लग रहा है, तो आप इसमें प्लीज़ ध्यान दीजिए। और इलेक्शन को अभी बहुत दिन भी नहीं हुए, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से आप CCTV फुटेज भी ले सकते हो। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और अगर कोर्ट में साबित होता है कि ये वोट चोरी है, तो आप उसको वोट चोरी बोलो, नहीं तो कुछ मत बोलो। और इस इलेक्शन में सबसे यंगेस्ट MLA बनी है मैथिली ठाकुर। हाँ वही ब्लूप्रिंट वाली। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। जो अलीनगर से सीट जीती है। पर सवाल ये आता है कि मैथिली ठाकुर आज तक कभी बिहार में रही नहीं है। मतलब उसका जन्म बिहार में हुआ था और वो हमेशा दिल्ली में रही थी। तो क्या अपना वो सिंगिंग करियर छोड़ के अलीनगर का काम कर पाएगी, या बस एक पार्टी की कठपुतली बन के रह जाएगी? और इस इलेक्शन में मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन का अवार्ड अगर किसी को देना होगा तो वो दिया जाएगा
चिराग पासवान को, उनको तो मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी पूरी पार्टी टूट गई। उनके साथ तो वही हुआ, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। चिराग पासवान को तो मानना पड़ेगा, उनकी पार्टी पहली बार उतरी, इतनी ज़्यादा सीट जीते, और अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर उनकी पार्टी ऐसी जीतती गई तो चिराग जी फ्यूचर बिहार के सीएम ज़रूर बनेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। पर अभी के लिए नीतीश जी सीएम बनेंगे। और कुछ भी बोलो, मुझे प्रशांत किशोर के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बंदा बिहार में चेंज लाने की बात कर रहा था, कुछ नया लाने की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे वो सोशल मीडिया पे जीतते हुए दिख रहे थे। और इसी इलेक्शन में मुझे ये भी सिखाया कि इंडिया में बस सोशल मीडिया पे जीतना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ग्राउंड लेवल में भी जीतना आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तेजू भैया के लिए लगा, क्योंकि हम सब लोग तेजू भैया से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं तेजू भैया ज़रूर है। और वापस हम बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ बोलने से पहले ही पाकिस्तान ने बोल दिया कि जब इंडिया में ब्लास्ट हुआ है उसके लिए इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करेगा। उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया। मतलब ये तो बात वही हुई कि आप मुझे बार, अरे हमें तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने दो, देखने दो किसने किया है, क्या किया है, या खुद ही ब्लेम लेना है। मतलब हम मिसाइल मारेंगे तो बोले थी कि भाई इंडिया मार रहा है, क्यों मार रहा है। दूसरे दिन मतलब इंडिया में ब्लास्ट हुआ, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, और उसके पाकिस्तान ने किसको ब्लेम किया? इंडिया को, कि इंडिया की प्रॉक्सी ये सब कर रही है। तुम्हारे आपस में फ्रेंडली फायर हुआ है तो उसमें हमारी क्या करती है? ऊपर से तहरीक तालिबान ये बोल रहे कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे पाकिस्तान में जो हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, पर फिर भी पाकिस्तान को इंडिया को ब्लेम करना है। यार बड़े अजीब लोग हो तुम। पर इस सब में मुझे पीएम मोदी जी की बात याद आती है कि उन्होंने जब मई में अटैक हुआ था तब बोला था कि अगर इंडिया के धरती पे अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसे एज एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उस अटैक के बाद का एग्रेशन इस अटैक के बाद नहीं दिख रहा, जो बिल्कुल भी दिखना चाहिए। लोगों का कहना है कि पहले पाकिस्तान को ब्लेम करने से पहले हमें जो इंडिया में ऐसे लोग भरे पड़े जिनके मंसूबे अच्छे नहीं इंडिया के लिए, उन लोगों को इंडिया से साफ करना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।